बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम कुछ बेसिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि रिलेटेड टू सीएसएस हैं उस पर बात करेंगे। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को आइडिया नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है। कोई प्लेसेस के बारे में पूछ रहा है कि इसके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो किन किन एरियाज़ में होते हैं, कोई इंटरव्यूज़ के बारे में पूछ रहा है और कुछ बेसिक्स नॉलेज वगैरह के बारे में। तो हम इस वीडियो में आज डिटेल से इंशाल्लाह बात करेंगे और इसमें आपके सीएसएस से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा इसमें बेसिक नॉलेज पे भी बात करेंगे हम, फिर अप्लाई कैसे करते हैं इसमें, इसका ऑनलाइन अप्लाई कैसे होता है। अच्छा, फिर इसमें जो फॉर्म्स होते हैं उनका प्रिंट लेने की ज़रूरत होती है या नहीं होती, इसकी फ़ी कहाँ पे सबमिट होती है, कैसे सबमिट कराई जाती है, उस सब के बारे में हम डिटेल से आज बात करेंगे। उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं कि सीएसएस के मतलब कितने स्टेजेस होते हैं, किन किन पार्ट्स से हमें गुजरना पड़ता है, कौन कौन सा स्टेज हमें क्लियर करना पड़ता है। फिर वही जो है प्लेसेस फॉर एग्ज़ाम्स के किन किन जगहों पर इनके एग्ज़ाम्स होते हैं, यानी किन किन सिटीज़ में होते हैं, और सिटीज़ के लिए फिर आगे फर्दर क्या डिटेल्स होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। फिर प्लेसेस फॉर इंटरव्यूज़, यानी किन किन सिटीज़ में इंटरव्यूज़ के लिए एस्पेरेंट्स को कॉल किया जाता है जो कि कुछ स्टेजेस से गुजर के आते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर डेट ऑफ एग्ज़ाम्स के ऑलमोस्ट किस मंथ में या कौन सी डेट्स किस डेट से स्टार्ट करते हैं या किस मंथ में एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं, तो उस डेट पे भी हम देख लेते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नेशनैलिटी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन लोग जो हैं किस कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं, क्या सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मज़ीद चीज़ें भी हम देखेंगे। तो हम मूव ऑन करते हैं। तो इसमें फ़र्स्ट आ रहा है प्लेसेस ऑफ सीएसएस एरियाज़ कि ये किन किन जगहों पे इनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं। तो उसमें पाकिस्तान की कुछ सिटीज़ आ रही हैं, जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और एबटाबाद। ये सिटीज़ आपके सामने मेंशन्ड है। इन सिटीज़ में जो है वो इनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, और अगर इन सिटीज़ से हट के भी कोई अप्लाई कर रहा है तो फिर उस सिटी में उनका एग्ज़ाम नहीं होगा, फिर उसके करीब तरीन वाली सिटी जो वो सजेस्ट करेंगे तो उनका एग्ज़ाम फिर उस सिटी में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये कुछ प्लेसेस हैं, इसमें गिलगित भी आ रहा है, गुजरांवाला, हैदराबाद और मुल्तान, मुजफ्फराबाद, उकाड़ा, सियालकोट है, स्कर्दू, सक्खर। ये लिस्ट आपके सामने है, आप इसको देख लें। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे इसके बारे में पूछा था कि हमें प्लेसेस का बताएं कि सीएसएस के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो किन किन प्लेसेस में या किन किन एरियाज़ में कंडक्ट होते हैं। मूव ऑन करते हैं हम। सिमिलरली प्लेसेस ऑफ इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यू के लिए भी प्लेसेस, ये कराची हो गया, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा, दीज आर द प्लेसेस फॉर इंटरव्यू। मूव ऑन करते हैं हम। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेट्स ऑफ सीएसएस एग्ज़ाम्स। लेकिन डेट्स क्या होती हैं इसकी, या किस मंथ में होते हैं, या अगर अभी जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं 2021 में जो अपीयर होना चाह रहे हैं तो उनकी क्या डेट होगी एग्ज़ाम की। तो इसमें जो है ये अक्टूबर की 30 नवंबर 2020 में जिन लोगों ने अप्लाई किया था तो फिर उनकी एग्ज़ाम्स की डेट जो है वो 18 फरवरी 2021 में स्टार्ट है। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स का है जिन्होंने अप्लाई कर दिया है 2022 में, 2020 में अप्लाई किया और 2021 में अपीयर होना चाह रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो ये उनकी डेट है। और इसी तरह जो नेक्स्ट ईयर अपीयर होना चाहेंगे तो उनकी डेट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी। फिर उसके अलावा इसकी जो एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन की एज क्या है, एज रिलैक्सेशन कितनी होती है, इसकी फ़ी कितनी होती है, किस बैंक में सबमिट करवानी होती है। तो जो डेट है फ़ी सबमिट करवाने की, या आपके पास जो डेट आ रही है एलिजिबिलिटी एज की, तो वो कैसे काउंट होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इशू होता है कि अगर 31 साल या 30 साल एज मांगी गई है तो क्या जिसकी 30th स्टार्ट है वो कंसीडर होगी, या जिसकी 30th एज एंड हो रही है वो कंसीडर होगी। या कुछ स्टूडेंट्स का ये इशू होता है कि हमारा तो अभी 30 ईयर्स एंड 30 ईयर्स में कुछ मंथ बाकी हैं, मतलब इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं। तो वो इस पॉइंट को देख लें कि वो 31 दिसंबर से काउंट होती है, यानी 31 दिसंबर तक अगर आपकी एज 30 हो जाती है तो उन 30 अगर हो जाती है तो फिर वो लोग उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। वो लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और उससे पहले अगर जिनकी 30th कंप्लीट हो चुकी है तो वो लोग उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और उसमें फिर आपके पास एज रिलैक्सेशन वगैरह वो हम आगे डिटेल से उसमें बात करते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई फॉर सीएसएस एग्ज़ाम। अप्लाई कैसे करना होता है। इसमें तो सबसे पहले ये है कि अप्लाई करने से पहले आपके पास जब सीएसएस जिस ईयर कंडक्ट होता है तो उससे पहले जो है वो हर
हर साल में सितंबर के मंथ जो होता है उसमें न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाती है उसकी डेट। ठीक है, उसके बाद फ़ी वगैरह जो सबमिट करानी होती है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आप सबमिट करा सकते हैं। अप्लाई इसके लिए ऑनलाइन करना होता है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, और वो ऑनलाइन फॉर्म आपको FPSC की वेबसाइट से मिल जाता है। फिर आपने उस फॉर्म का प्रिंट आउट लेके उसकी हार्ड कॉपी, और यानी वो जो फॉर्म आपने सबमिट करवाया था उसी का प्रिंट लेके उसकी हार्ड कॉपी जो है वो सबमिट करानी होती है। उसके साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ लगानी होती है, और बैंक की आपने रिसिप्ट्स लगानी होती है जो कि आपने बैंक में फ़ीस सबमिट करवाई है, उस चालान की जो कॉपी होती है वो अटैच कर देनी होती है। फिर आपने उसको FPSC हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में हार्ड फॉर्म में उसकी कॉपी सबमिट करवानी होती है। यानी पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद सारी डिटेल्स उसमें फिल करनी है। उसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन, एज, ID कार्ड नंबर, सेल फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग आपने फॉर्म में फिल कराना होता है। उसी फॉर्म का प्रिंट आउट करना होता है, उसको टेक आउट कर लेना होता है, और उसके साथ फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ लगा के जो कि रिक्वायर्ड होती हैं वो सबमिट करा देनी होती है FPSC के हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में। बाय हैंड करा ले, बाय पोस्ट करा सकते हैं। ये था हमारा कि उसमें अप्लाई कैसे किया जा सकता है, उस पर हमने ब्रीफ आपको इंस्ट्रक्शंस बता दिए। अब मूव ऑन करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जो हैं ये सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, और क्या पाकिस्तानी लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो ऐसा ही है कि सिर्फ पाकिस्तान से ही लोग इसमें अप्लाई करेंगे। और फिर इसकी जो पोस्ट होती है वो BPS 17 की होती है, यानी 17वें स्केल की आपको जॉब मिलती है। और कौन सी सर्विसेज होती हैं उसमें ये आपके पास मेंशन है, ये वाली सर्विसेज आप कर सकते हैं। ये सारे स्टेजेस क्लियर करने के बाद आपको जो है वो ये सर्विसेज करने का मौका मिलता है। इसमें कॉमर्स एंड ट्रेड सर्विसेज आ जाती हैं, ये सारी आपके सामने हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप भी आ सकते हैं, इंफॉर्मेशन ग्रुप, इनकम टैक्स ग्रुप, फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने मौजूद है, आप इसको देख लीजिएगा। नेशनैलिटी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें जो है एप्लीकेंट जो है जो अप्लाई कर रहा है, अगर तो वो ये जो क्राइटेरिया आपके पास गिवन है उसको अगर वो फुलफिल कर रहा है तो वो CSS के एग्ज़ाम्स में अपियर हो सकता है। अदरवाइज उसके लिए प्रॉब्लम होगा, वो अप्लाई भी नहीं कर सकेगा और वो एग्ज़ाम्स में अपियर भी नहीं हो सकेगा। नेशनैलिटी क्राइटेरिया में ये है कि वो मस्ट बी द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का शहरी होना ज़रूरी है उसके लिए। परमानेंट और जो है वो रेजिडेंट हो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, यानी पाकिस्तान से जिनका ID कार्ड जो है नेशनल ID कार्ड अगर वो पाकिस्तान का नहीं है तो फिर वो CSS के एग्ज़ाम्स में अपियर नहीं हो सकते, वो ये एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते, और बल्कि वो अप्लाई ही नहीं कर सकते इस एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि इसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ही यही है कि नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तान की होनी चाहिए। इसके बाद जो बेसिक नॉलेज आ जाता है कि कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं अप्लाई करने से पहले, ये भी जहन में रख लीजिएगा। उसमें यह है कि एक कैंडिडेट जो है वो 3 अटैम्प्ट से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर सकता। यानी अगर उसने एक बार अपियर हुआ CSS के एग्ज़ाम्स में, वो फेल हो गया, या वो उसने रिटन टेस्ट पास कर लिया, वो इंटरव्यू तक नहीं जा सका, या फिर उसने रिटन भी पास कर लिया और मेडिकल टेस्ट भी पास कर लिया फिर वो इंटरव्यू तक नहीं जा सका, या फिर उसने मतलब किसी एक स्टेज पे भी वो जो है किसी एक स्टेज को क्लियर नहीं कर सका, तो वो उसका चांस जो है वो ज़ाया जाएगा। 3 दफ़ा अपेयर होने का मतलब है कि तीनों दफ़ा अगर या तो स्टूडेंट फेल हो जाता है तो भी उसके पास तीन ही चांसेस हैं, या फिर ये है कि स्टूडेंट ने एक स्टेज क्लियर कर लिया, दूसरा स्टेज क्लियर कर लिया, तीसरा क्लियर कर लिया, चौथे स्टेज में जाके वो रह जाता है, तो तब भी उसका चांस जो है वो कंसीडर होगा कि उसका चांस ज़ाया हो चुका है। यानी 3 चांसेस का मतलब ये है कि स्टूडेंट 3 ही दफ़ा इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेज में जाके उसको वहाँ पे स्टूडेंट रुक जाता है या स्टूडेंट आगे नहीं कर सकता, मूव ऑन नहीं कर सकता, तो स्टूडेंट को वहाँ पे रोक दिया जाता है, उसका वो चांस कंसीडर होता है। और जब वो चांस कंसीडर हो जाता है और वो फुलफ़िल नहीं कर सकता, उनके स्टेजेस को कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर सकता या फिर उसको क्लियर नहीं कर सकता, तो उसका चांस जो है वो कंसीडर होगा। यानी 3 दफ़ा अप्लाई कर सकता है, चाहे तीनों दफ़ा में वो फेल हो जाता है, चाहे पहले अटैम्प्ट में ही क्लियर कर जाता है, डजेंट मैटर, ये स्टूडेंट पे मैटर करता है। उसके बाद जो एज है एप्लीकेंट की CSS एग्ज़ाम के लिए, वो अभी मैंने पीछे भी ये डिस्कस किया कि 31 दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ अप्लाइंग के वहाँ तक कंसीडर होती है, यानी जिस ईयर में आप अप्लाई कर रहे हैं उस ईयर की 31 दिसंबर तक की डेट जो है वो कंसीडर होगी। ठीक हो गया। उसके बाद है इसने 4 स्टेजेस इसके क्लियर करने होते हैं, 4 पार्ट्स, एक रिटन है, मेडिकल है, साइकोलॉजिकल है, और उसके बाद उसका वाइवा यानी उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। तो रिटन टेस्ट क्लियर करना ज़रूरी है। रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद ही आप मेडिकल, साइकोलॉजिकल और वाइवा टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं।
तो अगर जैसे पीछे बात कर रही थी मैं कि वो चारों स्टेजेस में से अगर वो 3 स्टेजेस क्लियर कर जाता है लेकिन चौथे स्टेज को क्लियर नहीं कर सकता, तो उसका चांस फिर भी जो है वो चांस उसका निकल जाता है, ज़ाया हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा रिटन जो एग्ज़ाम्स हैं वो कैसे लिए जाते हैं, किस तरह का पेपर होता है, तो इस पे डिटेल से वीडियो मेरी पड़ी हुई है, उसको आप जाके देख लीजिएगा। उसमें बताए हुए सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में बताया हुआ है और किस सब्जेक्ट को कैसे ऑप्ट करना होता है हमने, और कंपलसरी सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, और ये सारी डिटेल्स जो हैं वो मेरी वीडियो में पड़ी हुई हैं, वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद पासिंग क्राइटेरिया क्या है, यानी कितने मार्क्स का पेपर होता है और पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, फिर ये सारा, तो वो उसमें मिनिमम जो मार्क्स होते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए वो 40% है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो 33% है। यानी अगर आपने 100 में से 40 नंबर ले लिए हैं कंपलसरी सब्जेक्ट में तो आप पास कंसीडर होंगे, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो 33% पासिंग क्राइटेरिया है। उसके अलावा जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, अभी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप पास हो गए तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए जाएंगे, नहीं, उसके बाद फिर एक मेरिट बनता है और फिर उसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है वो अगले स्टेज के लिए बुलाया जाता है, कॉल किया जाता है। यानी सिर्फ अगर पास कर लिए आपने सब्जेक्ट्स और इस उम्मीद पे बैठे रहे कि हमें नेक्स्ट स्टेज की कॉल आएगी, तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू बनता है और इंटरव्यू के बाद ही फिर आगे बात चलती है। यानी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को वो उठा लेते हैं, यानी वो नेक्स्ट स्टेजेस जितने भी आ रहे हैं ना, साइकोलॉजिकल है, वाइवा है, फिर वो इसी तरह से स्टेज बाय स्टेज चलता जाता है। अच्छा, उसके बाद रीचेकिंग के लिए अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो रीचेकिंग की फ़ी 500 पर पेपर होती है। यानी कोई स्टूडेंट अगर चाहता है कि उसने पेपर अच्छा अटैम्प्ट किया है लेकिन उसके मार्क्स नहीं आए या किसी भी किस्म का कोई इशू आ रहा है, तो पेपर में रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया जा सकता है। आपके पास ये चांस होता है कि आप अप्लाई करें, लेकिन उसकी फ़ी होती है, उसका पूरा प्रोसीजर होता है, आपने अप्लाई करना होता है, उसी तरह से आपने बैंक में फ़ी सबमिट करानी होती है, फॉर्म फिल करना होता है, और ये प्रोसीजर भी इसका चलता रहता है। तो हम मूव ऑन करते हैं। तो जैसे कि ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि CSS के एग्ज़ाम्स में अपेयर होने के लिए जो है वो तो क्राइटेरिया बता दिया मैंने आपको, और इसके पार्ट्स कितने हैं, तो देयर आर 4 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज़ रिटन एग्जामिनेशन, द सेकंड इज़ मेडिकल टेस्ट, द थर्ड इज़ साइकोलॉजिकल टेस्ट, एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ वाइवा वॉइस। और जो स्टूडेंट इन चारों स्टेजेस को क्लियर कर लेता है फिर उसकी एलोकेशन हो जाती है, और एलोकेशन के बारे में मैंने आपको बता दी है कि वो किन किन कहाँ कहाँ पे वो अपनी सर्विसेज फिर परफॉर्म कर सकता है, तो वो हमने ऊपर बात कर ली है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो इतना ही था। आई होप सो आप सबको समझ आ गई होगी, जिसकी जो कन्फ्यूजन थी अबाउट CSS रिलेटेड टू CSS, तो वो सबकी क्लियर हो गई होंगी अब तक। ओके, अल्लाह हाफिज़।